आपको ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दे दिए, ठीक है, मान लो। सर कैसे दिए वो हमें क्या मतलब, बस हमें कॉन्ग्रुएंट दे दिए और नाम भी लिख के दे दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट टू इसके। अब देखो, आपको मालूम है क्योंकि यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल वी डी एस और एक ट्रायंगल एस सी बी। अब जो हिस्ट्री में रखता है इंटरेस्ट, वो दोनों का फुल फॉर्म बता देगा। क्या फुल फॉर्म है वीडीएस का? एक हिस्टोरिकल नाम है। तू बेटा इसका कौन सा डांस कर दिया हमें जी तुम? तू ही वो भूतनी है बुलबुले वाले। हाँ ये छन छन छन। ओए बताओ। अबे हिस्ट्री, वो प्रेजेंट है। अरे हाँ देवर्षि भी है ना बच्ची यार, वो है स्कूल में अभी। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। बेटा इस इंसान को कभी, एस सी बी का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। और देखो बेटा, जीवन में सब भूल जाना, इन दो बंदों के बारे में कभी भूलना मत। ना वही दिक्कत है ना। आया क्या था? आपको इनके बारे में नहीं मालूम है तो आज पढ़ना। जिस लेवल पे इन्होंने इंडिया के लिए, वो होता क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, वो बड़ी बात हो जाती है। जो दिख गए वो बिक गए, पर ये लोग दिखे नहीं कभी। इन्होंने जो काम किया है, और जहां पे इनको जेल में रखा गया था, वो जेल तो हमारे लिए, इट शुड बी लाइक अ पिलग्रिमेज साइट। हम सब तीर्थ यात्रा करते हैं, करते हैं, है ना, चार धाम। मेरे हिसाब से अपने लिए पांच धाम होने चाहिए। एक धाम अपना होना चाहिए सेलुलर जेल। इंडिया के इतने सारे इंडिपेंडेंस वाले जो फाइटर थे, सबको मार खाया था। ठीक है, पढ़ना है इनके बारे में। अगर मैं आया कभी स्कूल में तो मैं सुनाऊंगा तुमको इनके बारे में। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर और एस सी बी सुभाष चंद्र बोस। ये तो तुम्हारे भी हिस्ट्री में आया होगा, और इनके बारे में भी बहुत चीजें हैं। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों की सीरीज है, और जब वो देखो तो जैसे इमोशन साथ में लेके बैठना। क्योंकि जब आप हिस्ट्री को भी इमोशन पढ़ते हो तब आपको वो समझ में आती है उसने वो फैसला क्यों किया। और जब आप हिस्ट्री को दिमाग से पढ़ते हो तो फिर आप पॉलिटिशियन बन जाते हो। ठीक है, और ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए सच में कुछ करना चाहते थे और किया भी। ठीक है, अलग ही तरह के लोग थे, अलग ही माइंडसेट था इनका। अच्छा अब देखो बेटा, हमें क्या दिया हुआ है कि VDS इज कॉन्ग्रुएंट टू SCB। अब देखो, हमें ये मालूम है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों डिट्टो से। मतलब अगर यहाँ 70 तो वहां भी 70, यहाँ पे एक 8 तो वहां भी कोई साइड 8, यहाँ पे एक साइड 10 तो वहां भी कोई साइड 10। कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ के ना। पर कौन, कहाँ लिखूं मैं 70, कहाँ लिखूं मैं 8, कहाँ लिखूं मैं 10? आएगा पक्का, पर कहाँ आएगा वो देखना है। अरे हाँ के ना। तो अब कौन सा कंसेप्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट, समझे? अब देखो मैं दिखाता हूं। तो सर सबसे पहले है एंगल डी। एंगल डी, सर यहाँ पे डी कहाँ पे आया है? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गिनती करना। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये मन में करना, लिखने का मन में करने का। तो डी कहाँ पे आया है? सेकंड पे। तो यहाँ सेकंड में कौन आया है? सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम नाम लिखते हैं तो नाम मैच कर, मैचिंग करके लिखते हैं। तो डी से कौन मैच कर रहा है? सी। तो यहाँ पे डी, तो यहाँ पे कौन सा एंगल? सी। वो कितना होगा? 70। और पता है इसका कारण क्या लिखोगे? क्या कारण है इसका? इसका कारण है CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। डी और सी क्या है? सेकंड सेकंड करस्पॉन्डिंग पार्ट है। किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट में। तो या तो पूरा लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? CPCT। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए जाए, तो इसके अंदर का अगर कोई एंगल इसके इक्वल होता है, कारण क्या? CP। जैसे कि मैं और आंशिक कॉन्ग्रुएंट, मेरा नाक 10 सेंटीमीटर लंबा, तो आंशिक का नाक भी, कारण CPCT, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट है और ये हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट,
दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे? इक्वल। तो होने ही पड़ेंगे सर, क्योंकि मीनिंग क्या कॉन्ग्रुएंसी का? डिट्टो से। अरे हाँ के ना? अरे बोलो ना यार। अच्छा, मान लो कि मेरा वेट आया 80 किलो, तो आंशी का वेट भी। कारण सीपी सीटी। सीपी सीटी कॉन्ग्रुएंट है भाई हम। अरे हाँ के ना? मान लो कि मेरे सिर पे एक बाल, तो आंशी के सिर पे भी एक बाल। कैसी लगेगी नहीं आंशी? मैं तो कोई नहीं, मतलब चलता है थोड़ा क्या यार। पर है ना, लड़के तो मैं चल जा गंज वैसे गंजे हो जाता आफ्टर सम टाइम। लड़के पे अच्छी लगती है यार, गंजी आंशी आएगी। कैसी लगेगी नहीं एक बार ये। उसके दो है, ये एक ही है। गिर जाएगा। बाल तो होने से कहीं के लिए, मतलब एक बाल भी कीमती होगा ना भाई। चलो कोई बात। अच्छा सुनो बेटा, ये डी और सी क्यों इक्वल हुए? ए मैचिंग कैसे किया सर? यहाँ पे डी सेकंड पे, यहाँ सेकंड पे कौन है? तो कारण क्या? सी पी। अच्छा सर, यहाँ पे एट कौन है? वी डी। वी डी। वी डी एट है। तो सर यहाँ पे एट आएगा, कहाँ आएगा? तो सर देखो वी और डी, देखो फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ कौन है फर्स्ट सेकंड? एस सी। अरे हाँ के ना? तो वी डी, तो यहाँ एस सी कहाँ गया? एस सी। यहाँ पे सर एट आएगा। देखो हमको इसके बारे में मालूम है, हम इसके बारे में सब कुछ मालूम कर रहे हैं। हमें इस भानु सर की सारी पोल मालूम है, आंशी की सारी पोल खुल रही है। एक बाल एक बाल। अरे हाँ क्या ना, बिना आंशी को देखे। आपने कभी देखा है नहीं आंशी को? फिर भी आपको मालूम है कि आंशी का एक ही बाल है। 80 किलो उसका वेट है। नाक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो वीडी इज इक्वल टू एस सी इज इक्वल टू 8, कारण सीपी। सीपी। हाँ। अच्छा सर, सर एक मिनट, वी एस, वी एस, हाँ एक मिनट एक मिनट, वी एस, वी एस, वी एस सर, वी एस। तो सर फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड दिया कौन? एस बी, फर्स्ट थर्ड। कहाँ पे एस बी? एस बी ये रहा सर। 10, तो यहाँ भी कितना आएगा? 10। कारण क्या लिखोगे? सीपी। अब मालूम पड़ा क्या फायदा है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? कि सर ये कैसे किया, उसको तो वो तो बाद में सीखने वाले हैं, पर वो तो हमको पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, तीनों एक्सरसाइज में। पर अगर हमको कॉन्ग्रुएंट एक बार हम प्रूव कर दें, या हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दें, तो उसके बाद में फायदा क्या होता है? कि अगर आपको एक ट्रायंगल के बारे में कुछ मालूम है, तो आप उस दूसरे वाले के बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हैं, और जो कि हमने किया। यस और नो? कोई दिक्कत? अरे हाँ के ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको इसका कोई एंगल मालूम है, मान लो कि ये वाला 30 है, ठीक है? तो यहाँ भी 30 आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। अब भाई देखो, आपको मालूम है भानु सर के एक बार 10 सेंटीमीटर, और वेट कितना? ये तीन चीजें मालूम है भानु सर की, तो आंसर की मालूम पड़ गई। अब आपको आंशी का क्या मालूम है? सर आंशी के 3 आंखें हैं, तो मेरी भी कितने? 3 आंखें। सीधी सीधी। तो अगर आपको इसके बारे में मालूम है, अगर आपको इसके बारे में मालूम है, तो आप उसके बारे में बता दोगे। और आपको उसके बारे में कुछ मालूम है, तो आप इसके बारे में बता दोगे, कारण सी पी सी टी। कैसी लगेगी? हेडम्बा की छोटी बहन लगेगी तो। हाँ। ओ, उसी का डीएनए है। छोटी छोटी मोटी बहन। ओए। हाँ हाँ, कोई देखो सुनो, अगर तुमको यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है, तो फिर वहां पे नहीं, तुम बता नहीं पाओगे। पर अगर मालूम है तो बता पाएंगे ना बेटा। अरे हाँ क्या ना? मेरे एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी, तो बी कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पे। तो यहाँ थर्ड पे कौन आ रहा है? एस। तो यहाँ पे कौन एंगल? एस। कितना? तो सर यहाँ पे एस पे 30 आएगा, कारण अरे सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट। अरे हाँ क्या ना? ओके। तो कभी भी भूल के ये मत बोलना सर यहाँ पे एस तो वहां भी एस, ऐसा जरूरी नहीं होता। अरे हाँ क्या ना?
वो पॉइंट के नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, पर वो एंगल मैच करने चाहिए। बात समझ में आई? तो डोंट थिंक सर यहाँ पे एस तो वहां भी एस, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एस तो वहां पे बी। अरे हाँ के ना, इसका एस किससे मैच कर रहा है? इसके बी से। ठीक है, तो एक वो ध्यान रखना। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट और सीधी समझ में आ गया? हाँ बेटा। वो तुमको सब मालूम पड़ेगा जब हम चालू करें एक्सरसाइज, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ के ना, अपन स्टेप बाय स्टेप एंटर करेंगे ये भी एक्सरसाइज। क्लियर है? बोलो, कोई तकलीफ? अच्छा, तो हमने क्या नोटिस किया अभी तक? सर हमने एक तो सीपीसीटी का कंसेप्ट पढ़ा। बेटा जन्नी समझ गया? है ना? ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो देखो। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक ट्रायंगल मान लो कि एबीसी ले लेते हैं सिंपल सा, और एक ले लेते हैं पीक्यूआर। ठीक है, एक एबीसी और एक पीक्यूआर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब क्या होता है? ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, राइट? ऑल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सी ओ डबल आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब देखो बेटा, साइड का मतलब क्या होता है? लंबाई। मतलब उसको हम साइज से मैच कर सकते हैं। साइज, साइज क्या होगा? ठीक है। अच्छा, एंगल का मतलब क्या होता है? शेप। सर कैसे? तुमको दिखाता हूं। अगर 90 एंगल बनाओगे तो शेप ऐसा बनेगा। एंगल चेंज करो, एंगल 60 बनाओ तो शेप चेंज। एंगल और छोटा करो तो परफेक्ट वी बन जाएगा। एंगल शेप देता है। अब खुद देख लो अपने। अरे हाँ के ना, देखो, अगर एंगल 360 है तो सर्कल वाला शेप। अगर 490 है तो रेक्टेंगल स्क्वायर वाला शेप आ जाता है। अरे हाँ के ना, एंगल चीजों को शेप देता है। बात समझ में आई? तो जब मैं बोलता हूं साइड मतलब साइज, जब मैं बोलता हूं एंगल मतलब शेप, तो इसका मतलब क्या? जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी साइज और उनका शेप दोनों ही, साइज और शेप। अरे हाँ के ना, इसीलिए मछली कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी इंसानों के, उनका शेप सेम नहीं। अरे हाँ के ना, साइज और शेप दोनों मैच करने चाहिए। अरे हाँ के ना, ये बात समझ में आई? एंगल का मतलब क्या होता है? शेप। क्लियर? तो व्हेन टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कभी कभी आपके एमसीक्यू में ऐसा आता है कि व्हेन टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर साइज आर इक्वल, देयर शेप आर इक्वल, या फिर बोलेंगे देयर साइड आर इक्वल, देयर एंगल आर इक्वल। वो एंगल की बजाय शेप भी वर्ड यूज करते, तो घबराना मत, उसका मीनिंग एक ही होता है। और ये बात समझ में आई कि एंगल से शेप बनता है, एंगल ही शेप देगा। अरे हाँ के ना, अभी आपको कोई भी शेप बनाना देना, आप क्या करोगे? एंगल ही है ना, ये इसको मोड़ोगे। मैं बोलूं कि भाई इसको, मुझे एल चाहिए, तो उसको ऐसे मोड़ोगे। राइट है, मुझे वी चाहिए तो उसको ऐसे मोड़ोगे। तो यू विल डिसाइड बाय, इट विल बी डन बाय एंगल। अरे हाँ के ना, तो एंगल शेप देता है। तो जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट, तो साइज और शेप, यहाँ पे साइड और एंगल, वो सब इक्वल होते हैं। यहां तक डाउट हो तो बोलो। इजी कंसेप्ट? अरे भाई हाँ क्या ना, कोई तकलीफ? पक्का पक्का? गारंटी? पक्का? डन? आगे बढ़ो। बेटा जेनिस क्लियर है? अब ध्यान से देखना। अब मेन चीज, कल क्वेश्चन आया था सर कि इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? देखो मैं दिखाता हूं। देखो, ऐसा हो सकता है। अच्छा मुझे बात बताओ, एक रेक्टेंगल, इसका लेंथ 8, ब्रेथ 2, तो लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ 8 ब्रेथ 2 कितना आया 60। अच्छा एक स्क्वायर, उसकी साइड 4, तो उसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 60। देखो बेटा, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया सेम आ रहा है, एरिया तो इक्वल आ रहा है, मतलब नंबर सेम आ रहा है। नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरिया का, अरे हाँ के ना। पर क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का शेप सेम होता है क्या, नहीं। अरे हाँ के ना। तो यहां हम क्या बोलेंगे, देखो जब हम वर्ड हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब इक्वल का मतलब होता है केवल नंबर इक्वल, साइड साइज इक्वल, दो चीज इक्वल, कॉन्ग्रुएंट नहीं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, दो इक्वल का साइन और साथ भी आना चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल मतलब क्या होता है, दो चीजों की वैल्यू इक्वल, जैसे कि मेरी हाइट और शौर्य की हाइट बराबर है, पर हम कॉन्ग्रुएंट तो हम क्या, हम एग्जैक्टली सेम है क्या, नहीं। तो हाइट इक्वल है तो हमारी साइज तो इक्वल होगी, पर क्या हमारा शेप इक्वल है क्या, नहीं। कॉन्ग्रुएंट मीनिंग साइड, मतलब हाइट वो इक्वल और शेप भी इक्वल। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये डिफरेंस है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। इक्वल मतलब केवल साइड, शेप इक्वल है नहीं है हमको नहीं मालूम। जैसे कि यहाँ देखो, दोनों का एरिया सेम आ रहा है 16 16, पर शेप तो इक्वल नहीं है। तो इस केस में द वर्ड इज इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल आ गया। पर यहाँ पे क्या शेप इक्वल दोनों का, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मीनिंग क्या होता है, साइज और शेप दोनों कैसे, सेम, इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं तब कॉन्ग्रुएंट। अब समझ में आया क्या मीन, क्या डिफरेंस है इक्वल और कॉन्ग्रुएंसी में। तो आपको कॉन्ग्रुएंट चेक करते समय सिर्फ साइज नहीं, एंगल भी चेक करना पड़ेगा, ये डिफरेंस। अरे हाँ के ना। चलो अब बता मुझे, क्या एक, सर जेनिस को बताएगा बेटा, क्या जेनिस सर्कल और रेक्टेंगल कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा क्यों, शेप, शेप ही ले लो। अरे शेप का सेम होगा, तो सर्कल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्कल के। स्क्वायर किसके होगा, स्क्वायर के। रेक्टेंगल किसके होगा, रेक्टेंगल के। पैरेललोग्राम किसके होगा, पैरेललोग्राम के। समझे। तो ट्रायंगल किसके होगा, ट्रायंगल के। पर क्या सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, नहीं। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। अगर ये आइसोस्केलस है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, आइसोस्केलस, क्योंकि उसमें साइड तो देखनी है, साथ में शेप भी देखना पड़ता है। अरे हाँ के ना। अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड और एंगल, या फिर साइज और शेप दोनों इक्वल, इसलिए साइज के लिए तो आता है इक्वल साइन और शेप के लिए आता है वो साइन, ये मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी। समझ गए, तो ये साइज का मतलब इक्वल, शेप का मतलब ये साइन, तो इक्वल और साथ मिलके कॉन्ग्रुएंट। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा पक्का। अब सबसे मेन चीज इस पूरे चैप्टर में, सर अभी अभी आपने कल आपने हमको क्या बताया था कि दो ट्रायंगल को हमने जब कॉन्ग्रुएंट चेक किया था, तो हमने तीन साइड और तीन एंगल, कुल मिला के कितनी चीजों को इक्वल दिखाया था, छह चीजें, राइट। सर ये इतना लंबा चौड़ा बार 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 कौन करेगा, छह छह चीजें करना इट्स टेक टाइम। चलो, हमारा तो ट्रायंगल ही है, अगर मान लो कि पेंटागन आया तो पांच साइड, पांच एंगल, कुल मिला के 10 चीजें चेक करो, इट टेक्स टाइम, यस और नो। अगर स्क्वायर आया तो चार साइड चार एंगल चेक करो। भाई जैसे जैसे साइड बढ़ेगी वैसे काम भी बढ़ता जाएगा हमारा। तो अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और अगर आपको उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट, तो अब से हम पांच रूल का यूज करेंगे। कितने रूल यूज करेंगे, पांच रूल। वो पांच रूल ये बोलते हैं कि आप छह चीजें चेक मत करो, केवल तीन चीज चेक करो। कितनी, तीन। तीन साइड है, तीन एंगल है, कुल मिला के छह चीजें हैं, उन छह में से कोई तीन चीज चेक करो। पर वो कौन सी तीन चीज है, आपके मन से लेना नहीं है, वो रूल बताएगा कौन कौन से लेना है। तो सर अगर हमने तीन चीज चेक कर ली रूल के अकॉर्डिंग, तो सर वो बची हुई तीन चीज वो जख मार के इक्वल है, उसको आना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैं और, भाई मैं और आंशिक कॉन्ग्रुएंट है,
तो अगर मेरे जो कान है, ओके, मेरे कान की जो लेंथ है, मान लो कि वो है, सपोज करो कि 8 मिलीमीटर, तो उसके भी कान की लेंथ कितनी आएगी? वो आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट है। आप समझ गए? तो अब से जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हम कुल मिला के कितनी चीज चेक करेंगे? केवल तीन। पर वो तीन कौन सी होगी? क्या हमारे मन से लेंगे? नहीं। वो कौन बताएगा? ये पांच रूल। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? तो अब लिखो हेडिंग, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे लिखो चैप्टर डालो हेडिंग, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। पहले ये लिखो, ये कॉन्ग्रुएंट टू ये दो पॉइंट लिखो। इसका मतलब साइज, इसका मतलब शेप, वो भी लिखना। तूने पानी चेंज किया बेटा? ठीक। अरे वो करना है, वरना वो खराब हो जाएगा फिर। वरना वो बदबू मारेगा फिर, क्योंकि वो पानी पूरा वो। हाँ, यहाँ पे काम करेंगे, इस वाले को फेंक देंगे, ये प्याज खराब हो जाएगा, खराब हो गया सब। ये वाला प्याज एक बार लास्ट में देखूंगा मैं, अगर सही है तो फिर उसी उसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर अपन नया प्याज लेके फिर उसमें डेली पानी चेंज करना है। आपको चेक करना है भाई, एपिकल एपिकल कैसे काम करते हैं। वो करो। पर बेटा चेक करना पड़ेगा भाई, क्या पता कोई ऐसी रिएक्शन हो गई हो जिसकी वजह से कुछ केमिकल बन गया हो, तो दैट आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। हाँ, उस प्याज को यूज कर सकते हो, वो प्याज जब सड़ जाए तो उसको यूज कर सकते हो। इसके आगे से लिखना ब्रैकेट में साइज, और इसके आगे लिखना ब्रैकेट में शेप। बस, 10, बस। सर तो गई कहाँ थी रे? अरे लगाना है यार, तो आलस आ रही है मुझे लगाने में। अरे मैं भी आलसी बन गया तुम्हारे जैसे यार। क्या हुआ? ठीक है, ये लिख दिया। अबे जल, इसमें तू क्या नखरे कर रही है रे? ये ढींगली पेन चेंज करेगी ना, वो करेगी ना, बम 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 जल चलेगी पेन से। अब लिखो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ये बेटा सुनना, ये सबसे, ये पांच रूल्स है, ये पांच रूल समझ में आएंगे तो पूरा आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। अब सारे प्यारे बच्चे यहाँ लिखेंगे बेटा, अब कोई लिखेगा नहीं। ये हेडिंग लिख के फिर अपनी बेटा अपना अस्त्र नीचे रख दो। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एस रूल, रूल, इसको बोलते हैं साइड साइड साइड।
अरे यहाँ देखो, देखो, मान लो कि आपको ये दो ट्रायंगल दे दिए गए, ठीक है, और बोला है कि चेक करो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर पर इसमें तो हमको, सर हम तो चेक करते हैं छह चीजें, तो या तो केवल तीन दी है, तीन साइड। देखो, रूल नंबर वन ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल में तीन साइड, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, तीनों साइड हाँ इक्वल होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोलना है कि सर तीन साइड इसमें, तीन साइड इसमें, कॉन्ग्रुएंट। फिर तो बेटा मैं और बंदा भी कॉन्ग्रुएंट, दो आंखें, दो आंखें, एक नाक, एक नाक, दांत, दांत, बाल, बाल, हाथ, हाथ। नहीं, सिर्फ वो नहीं, इक्वल भी होना चाहिए। अरे हाँ के ना, चीजें इक्वल होनी चाहिए। इधर अगर एट तो उधर भी एट होना चाहिए। तो ये नहीं देखना है तीन साइड कॉन्ग्रुएंट, फिर तो सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे आप खुद सोचो, अरे हाँ के ना। तो ये रुका बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल है और इसकी तीन साइड और इसकी तीन साइड, तीनों अगर इक्वल हो जाए आपस में, तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सर वो तीन एंगल फिर वो होंगे ही होंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। तो इफ थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे लिखोगे, देखो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, ओके, एम पी सी एंड ट्रायंगल ए एस। देखो सर, अभी हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया नहीं है, तो स्टार्टिंग जब नाम ये तो कैसे भी लिखो चलता है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और फिर लास्ट में जब नाम लिखेंगे वो फिर वो जो कल किया था अपन ने, हाँ के ना, ऐसे ये तो चलता है। स्टार्टिंग हमको मालूम नहीं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो ये स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे, दोनों कैसे मन से लिखे। अब देखो सर, सबसे पहले यहाँ पे एक साइड का नाम है सी एम, वो कितना है, थ्री। क्या वहां कोई थ्री है, ठीक, इक्वल भी है, इक्वल है, तो सर डन हो गया। तो सी एम वहां पे कौन, सी एस। एक ही बात है, सी एस एस सी के अभी प्रूव नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट, तो नाम कैसे भी लिखो, सी एम एम सी लिखो या एस सी लिखो, वो कितना हो जाएगा, थ्री। एक साइड इक्वल आ गई, ठीक है। सर यहाँ पे एक फोर है, सी पी। क्या वहां पे फोर है सर, दो साइड इक्वल होगी, अरे हाँ के ना। तो सर वो हो जाएगा ए सी, कितना हो गया, फोर, दो साइड इक्वल आ गई। अच्छा, ये लोग क्या बोलता है, तीनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ फाइव, यहाँ फाइव है, तीन साइड इक्वल, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फटाफट लिखो। तो देखो, मतलब तुम नहीं, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ देखना, एम पी इक्वल टू ए एस इक्वल टू फाइव, एक, सब तीन साइड इक्वल। तो जब तीनों साइड इक्वल तो क्या बोलेंगे, देखो, बाय एस 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 रूल, मतलब हमने साइड 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 वाला रूल लगाया। अब देखो, अब सर वही है, नाम लिखना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अब सर नाम लिखना। पहले किसका नाम लिखूं, आपकी मर्जी, इसका लिखो कि इसका लिखो, ठीक है। तो मैं खुद को मुझे पूछता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं नाम इसका लिखूं, ठीक है, पर सर इसका नाम कैसे लिखूं, एम सी पी, पी सी एम, आपकी मर्जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी कैसे भी लिखो। मैं लिखूंगा सी एम पी, मेरी मर्जी भाई, पहला नाम तो मेरी मर्जी सर, पहला नाम आपकी मर्जी है, आप बिंदास कुछ भी लिखो। सी एम पी कॉन्ग्रुएंट, अब हो चुके प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब मुझे नाम लिखना है दूसरे वाले का, क्या वहां मेरी मर्जी चलेगी, नहीं सर, अब आपकी मर्जी चलने वाली नहीं। अब ढूंढना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो सर एक सेकंड, एक सेकंड, सर इसके अंदर में सी पहला है, देखो बेटा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा। आपको ये ड्रॉ नहीं करना, वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उसके लिए पहले कौन आया, सी।
अब यहाँ पे सी की खासियत क्या है? देखो वो अब आप ढूंढोगे, ये सबका अपना अपना होता है। देखो मैं से ढूंढ रहा हूँ क्या खासियत है सी की, कि यहाँ पे 3 और 4 मिल रहे हैं, या फिर वो 5 के अपोजिट है, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे 3 और 4 कहाँ मिल रहे हैं? सी पे। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। तो सर पहले, सब देखो, इसके लिए सी, इसके लिए भी कौन? सी। मैच कर गया। डन। अब आते हैं एम पे। क्या खासियत है एम की? सर देखो, एम की खासियत ये है कि वो 3 और 5 के बीच में आता है, या फिर 4 के सामने आता है, कोई भी एक। तो यहाँ कौन आया 4 के सामने? एस। तो सेकंड पे एस आएगा। अब दो ढूंढ लिए, तो तीसरा तो बच गया, ए। कोई दिक्कत? अरे बोलो। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? भाई डाउट है तो बोलो। नहीं? अरे बोलो ना यार। पक्का? ठीक है, चलो भाई, सीएमपी का मतलब क्या होता है? कारगिल वॉर से नाम जुड़ा हुआ है। सीएमपी कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ है। कारगिल वॉर नहीं जानते आप? इंडिया ने लड़ा था पाकिस्तान वाला 1999 में। कैप्टन मनोज पांडे, सुनना के बाद देखिए, क्या बंदा था। और सीए से मतलब? संदीप को कहते हैं। ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, सीए से। चलो भाई लिखो फटाफट। बेटा आज, बेटा मैं उनको क्या फॉलो करूँ? उनमें से क्या फॉलो करने लायक? नहीं नहीं, बात पसंद की नहीं है। देखो, नो डाउट दे बोथ आर वेरी गुड एक्टर, पर बेटा वो एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग का हिंदी वर्ड मतलब क्या होता है? नाटक। वो हीरो नहीं। व्हाट इज हीरो? हीरो का मतलब, हीरो का मीनिंग क्या है? नहीं नहीं, कोई भी। हीरो कैन बी एनीथिंग, नॉट ओनली आर्मी और एनी फ्रीडम फाइटर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एनी एनीबडी हु हैज डन अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो हीरो। हीरो वो होता है, हीरो सच में करता है, ये लोग एक्टिंग करते हैं, समझे? इसलिए कपड़ों से और वो चलता है, पर दिमाग से किसको फॉलो करने का? आपके हीरोज कौन होने चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। क्या बंदा जो जीता वो फेवरेट, सिंपल सा फंडा है। अपने जो जो भी मैच जीतेगा, मैं उसकी तरफ पलटी मार लेता हूँ। अब बेटा दूसरा रूल है सांस रूल। ऐसे एस, साइड एंगल साइड। सासू माँ आ गई, सासू माँ आ गई, सासू माँ। हाँ। पहला है स रूल, स रूल। और यह है सांस रूल। ओके बेटा, अब देखो। बेटा जैने समझ में आया यहाँ तक?
ओए राजा महाराणा प्रताप। सर बीबी है क्या, क्या है ए बी। ओए, अब सुना बेटा। अब लिखना नहीं है, पहले सुन लो ये रूल। देखो, सेकंड रूल है SAS, सासू माँ आएंगी, ठीक है। ये रूल ये बोलता है कि अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तब या तो तीन साइड इक्वल दिखा दो, या फिर सेकंड तरीका ये, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। मैंने कहा ना, तीन चीज चेक करनी पड़ेगी, तीन चीज। तो दो साइड और एक एंगल, एक दो और तीन, तीन चीजें। पर ये एंगल साधारण नहीं है, जो दो साइड इक्वल होगी उनके बीच में ही वो आना चाहिए। कैसे, समझो। देखो, चेक करते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब देखो, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एस का रूल लगा सकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि दो साइड तो इक्वल है, पर थर्ड साइड तो दी नहीं हुई है, तो कैसे इक्वल दिखाओगे फिर? बात समझ में आ गई? अरे हाँ, क्या ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दिए हुए ट्रायंगल पे सब रूल, सब कभी कभी क्या हो, सारे रूल अप्लाई, तो अप्लाई होगा एक ही करना है। कभी कभी सिर्फ एक ही अप्लाई होगा, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा कि, पता है हमने फिजिक्स में वो फॉर्मूले देखे थे, कभी कभी तीनों अप्लाई होते हैं, कभी कभी एक ही अप्लाई होता है, तो आपको चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गिवन होता है क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है? तो अगर दो साइड इक्वल गिवन है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल गिवन है, तो देखो चेक करते हैं। तो सर पहले कैसे चेक करेंगे? तो पहले नाम लिखो सर, मन से लिखो। पहला लिख रहा हूँ PMR। ये तो सर स्टार्टिंग होता है ऐसे ही फालतू, और इसका नाम भी ऐसे लिखो प्ले, BVA, कुछ भी लिखो प्ले, ठीक है। अच्छा, अब सर दो साइड, यहाँ पे 7, वहां भी 7 इक्वल है, इक्वल भी होने चाहिए ना, साइड दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे MR, तो उधर कौन, AB इक्वल है, गिवन है सर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे बोलो यार, 7। सर ये तो गिवन है, क्या है ये, गिवन, एक साइड। अच्छा सर देखो, दो साइड, दो साइड, उनके बीच में कौन सा एंगल है, 30। तो क्या यहाँ दो साइड के बीच में एंगल 30 आ रहा है? हाँ, उनके बीच में आना चाहिए, ऐसे बीच में। देखो ऐसा नहीं, 30 अगर यहाँ पे होता तो ये इक्वल नहीं होता, ऐसा 30 नहीं होना चाहिए। डोंट से दो साइड और एक एंगल, नहीं, वो एंगल उनके बीच में आना चाहिए। देखो SAS, साइड के बीच में लिखा है, ये SAS नहीं है। यहाँ तो दो साइड है पर बीच का एंगल 30 नहीं है, वो साइड में लिखा हुआ है। तो ये अब एप्लीकेबल नहीं है, अभी कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। भाई क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंट, क्या मीनिंग, सब कुछ सेम ना, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 37 और 8 के बीच में है, तो यहाँ भी अगर ये सब कुछ सेम होता तो यहाँ भी 30 यहीं आना चाहिए। इसलिए 30 यहाँ नहीं, अगर ये रूल अप्लाई करना है तो 30 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखो, अच्छा सर देखो, फिर दूसरा MP8, तो यहाँ भी 8 है सर। VA, कोई दिक्कत है क्या? 8 सर, वो भी गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है, फिगर में गिवन है S। अब देखो दो साइड इक्वल आ गई। अब देखो दो साइड के बीच में एंगल 30, यहाँ पे एंगल कितना, 30 इक्वल, वो भी इक्वल होना चाहिए। दो साइड के बीच का एंगल और वो भी इक्वल होना चाहिए। मान लो कि यहाँ 30, यहाँ 50, नॉट काउंट, खत्म हुआ भाई, खेल खत्म हुआ। पर यहाँ पर सर दो साइड के बीच में एंगल, यहाँ भी उनके बीच में एंगल, दोनों इक्वल भी है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल E, वो इक्वल है 30, तो ये भी गिवन है, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में A। तो दो साइड इक्वल, उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल। इस बीच वाले एंगल को बोलते हैं इंग्लिश में इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो दो साइड इक्वल, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल। अब क्या हो गया ये, कॉन्ग्रुएंट। तो सर वो बाकी बची हुई साइड और वो दो एंगल जो नहीं दिए हुए, वो जख मार के इक्वल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ के ना? अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? पक्का? तो सर ठीक है, तो सर इस वाले दो ट्रायंगल में कौन सा रूल लगा? SAS, सासू माँ लग गई इसमें। किस लिखोगे? बाय SAS रूल। अब सर नाम लिखना। सर अब मैं नाम पहले किसका लिखूं? तो सर देखो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा सर, आपकी इच्छा। पहले इसका लिखो, इसका लिखो, वो आपकी इच्छा। पर मैं तो पहले इसका लिखूंगा, पहले मैं इसका लिखूंगा, मैं, मेरी मर्जी।
है ना। मैं इसका नाम लिख रहा हूं ए बी वी, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ तो ए वी बी भी लिख दो, मेरी मर्जी। मैं लिख रहा हूं ए बी वी, कॉन्ग्रुएंट ट्विन, सही है, हो गया। अब जब दूसरे वाले का नाम लिखेंगे तो क्या मन से लिखेंगे? नहीं। अब क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट, मैचिंग मैचिंग करना है, मैचिंग मैचिंग। आप लोग तो उसमें एक्सपर्ट हो, है ना बेटा? अरे हाँ के ना। अब लाल चप्पल पहने हैं तो बेटा नेल पॉलिश भी लाल कलर की करके जाओगे तुम, जब जाते हो तैयार वैयार होगे कहीं फंक्शन वंक्शन में तो। अरे हाँ के ना, सब कुछ मैच करता है। अरे यस और नो, तुम होशियार हो। अरे हाँ के ना। अच्छा एक सेकंड, अब सबसे पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा हूं मैं जैनिश को। जैनिश देख बेटा, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी आएगा 1 2 3। यहाँ पे जैनिश बेटा 1 में आया ए, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे किससे मैच करेगा? कौन से पॉइंट से मैच करेगा? एम आर पी में से। आर से। यहाँ पे ए, यहाँ पे आर मैच करेगा, जैनिश जैसा बोलता है, ठीक है। चल साक्षी क्या बोलती है? एम। एम। साक्षी सही बोल रही है, बिल्कुल। अरे भाई जेनिस देख, यहाँ पे ए पे 30 बन रहा है, खासियत देख ए की, कि वहां पे 30 एंगल बन रहा है। तो यहाँ 30, तो वहां भी वो किससे मैच करेगा? 30 वाले से मैच करेगा ना बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट। यहाँ पे 30, तो वहां भी 30 कहाँ बन रहा है? एम पे। तो यहाँ ए और एम, तो पहले लिखा है ए, तो पहले कौन आएगा इधर? एम। एम। चलो जेनिस को एक और मौका देते हैं। जेनिस, यहाँ पे लिखा है बी सेकंड पे, तो यहाँ वाला बी यहाँ किस पॉइंट से मैच करेगा बता? पहले यहाँ पे बी की खासियत दूं। जैसे यहाँ पे ए की खासियत क्या है? तो यहाँ किससे मैच करेगा बेटा? यहाँ पे बी, तो यहाँ पे किससे मैच करेगा? नाम बता। ठीक है, ओके। जेनिस बोल रहा है सर वहां पे बी तो यहाँ पे आर, क्या लगता है? बराबर है। देखो मैं ऐसे चेक करूंगा, देखो सबसे इजी जगह ढूंढने का। कैसे? देखो मैं करता हूँ, 8 के सामने, इस ट्रायंगल में 8 है, उसके सामने कौन है? बी। तो यहाँ पे कौन है 8 के सामने? आर। जो सबसे इजी है वो ढूंढो। और यहाँ के ना, तो आर, बिल्कुल सही बात है। तो मिल गया आर, दो मिल गए, तीसरा बचा हुआ पी। अरे हाँ के ना, दो ढूंढ लो, तीसरा बचा हुआ, कोई दिक्कत है क्या? देखो अब ये सबसे मेन पार्ट होता है ना। अभी तो क्या है, ये वैल्यू लिखी हुई है तो आपको याद रहेगा, अभी आगे आगे वैल्यू लिखी थी होगी, कुछ अलग तरीके से लिखा होता है, अपन क्वेश्चन करके तो मालूम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आया? ए बी वी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम आर पी। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। हाँ, किसका? वीएबी का बोल। वीएबी नहीं, एबीवी का, अटल बिहारी वाजपेयी। सुना हुआ है? सुना हुआ है। पिछली बार आपके क्विज कंपटीशन हुआ था, हाँ। तू थी, उसमें मैंने पता है फोटो दिखाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। कब से कब तक? 1999 से 2004 तक। ऐसा क्या किया था उन्होंने? लिटरली वो, कुछ लोग अलग ही होते हैं, कहते हैं ना जी, आना चाहिए। नहीं, बात गैडे की नहीं, बात यह है कि अगर भारत में ऐसे ऐसे नेता है ना, कि जिनके घर से, जो सिर्फ एक एक बार मुख्यमंत्री बने, कितनी बार? एक एक बार। और अगर आप उनको उनकी प्रॉपर्टी पूछोगे तो पता कितनी हो चुकी है? 5,000 करोड़। मतलब, और वो सिर्फ उतना ही नहीं, एक बार क्या सीएम बन गए, सर एक तो ऐसे एक बार तो क्या सीएम बन गए वो, कि वो तो उनके नाना दादा काका काकी सब अमीर। मतलब आप सोचो आप। और एक बार एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के, भारत के सबसे समृद्ध, सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, और दो तीसरी बार पीएम। खुद के नाम पे क्या है? और जब जाएंगे भी दुनिया छोड़ के, तो क्या छोड़ के जाएंगे अपने पीछे, और किसके लिए छोड़ के जाएंगे? और वो किसके लिए इतना भागते हैं, ये तो बताओ। आपके माँ बाप आपके लिए भागते हैं, उनके पास एक मोटिवेशन है। अगर आप नहीं रहोगे तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उनसे काम करना भी छोड़ दे। उनका मोटिवेशन आप लोग ही, और आपको, सही बात है, उनका मोटिवेशन क्या है?
इनका मोटिवेशन एक ही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ये सब वही है। इनका मोटिवेशन एक ही है, भारत माता। वो जो भी कर रहे हैं भारत माता के लिए कर रहे हैं। वो दिखता है उनके कर्मों से। कोई लोग बोलेगा तो पॉलिटिशियन है। अरे भाई तुम एक बार वो चश्मा हटाओ और सोचो वो इतना भगता क्यों बंदा, सोचो। दिन में 5 रैली करता है, अमेरिका जाके आता है, तुरंत अमेरिका से जैसे ही पहुंचा 5 रैली, तुरंत 10 मिनट ही। कितने सालों से शायद ढंग से सोए भी नहीं होंगे। बोलते हैं ऐसा कि वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटे सोते हैं। किसके लिए वो भागा रहता है बंदा? ऐसे। वैसे ही इंसान था तो मेरी बचपन। और सर वो एमआरपी एमआर महाराणा प्रताप। ये तो मैंने बोला था, तेरे में भी मैंने बोला था। ये तो एंटी गांधी, ये तो एक जोरदार एकदम इंसान। महाराणा प्रताप मैंने उसमें द बोला सिंबल था। ऑफ, कहते हैं आजादी की मैंने तो रियल सबको वैल्यू क्या कॉपी होती कर। है, वो इन्होंने सिखाई है। अगर आप आजाद हो, इसका मतलब पता है क्या है? कि भले ही आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़े, पर आप उसके सामने सिर नहीं झुकाओगे जो क्रूर है, तब आप आजाद। आजाद का मतलब ये नहीं है कि भले 2 मिनट सिर झुका लिया फिर क्या हुआ, फिर तो हम मन से घूम ही रहे ना, है वो गुलामी है। वो 2 मिनट तक गुलाम रहे ना। आजादी की द मेरे हिसाब से आजकल है ना, महाराणा प्रताप का नाम शुड बी सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंस। जब भी ये बात आती है आजादी की तो महाराणा प्रताप आना चाहिए। क्या बोलती है डिंगली? एकदम बराबर। इसलिए अपने देश के हीरोज के बारे में पढ़ो। वो पढ़ना चाहिए। दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक बार किसी के बारे में पढ़ने का, सुनने का उनके बारे में। आलिया भट्ट और ये टीवी पे आके चले जाते हैं, विराट कोहली ये सब कहने के होते हैं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं किस एंगल से विराट कोहली को फॉलो करूँ? ऐसा क्या है उसमें? ठीक है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, खुद का तो भला कर रहा है, और अच्छी बात, देश का नाम सुन के मैं उसके सम्मान है, और मैं कभी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनसे। ठीक है ना, वो अपनी जगह बहुत सही है, आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, वो अपनी जगह बहुत सही है। उन्होंने देश का नाम खूब रोशन किया एक्टिंग करके, पर उन्होंने एक्टिंग की, रियल में छाती पे गोली नहीं खाई। समझे डिफरेंस? और ये वही लोग हैं, जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएंगे देश पे, ये सबसे पहले लोग होंगे देश छोड़ के भागने के। लिख के ले लो आप, लिख के ले लो आप। यार माँ, आपकी माँ पे थोड़ी तकलीफ क्या आ गई, आपका माँ को छोड़ दोगे क्या? तो देश तो माता है ना तुम्हारी। भले उसके लिए मानना पड़ता, मैं एमआरपी। अकबर ने पता क्या ऑफर दिया मानना पड़ता, आपको मालूम है? क्यों डिफरेंट, वाई मानना पड़ता डिफरेंट फ्रॉम अदर किंग्स और राजस्थान? क्योंकि लगभग सभी ने घुटने टेक लिए थे मानना पड़ता के सामने, मतलब सॉरी अकबर के सामने, ठीक है। मतलब उसके बदले में अकबर ने उनको पैसा भी दिया, और एक उनको अकबर ने उनको सम्मान भी दिया, मैं उसका बना नहीं कर रहा। पर अकबर था तो विदेशी। लोग बोलते हैं वो भारत में पैदा हुआ था, भारत में पैदा क्या होता है, उसके माँ बाप तो बाहर से थे ना। अब कल उठ के बेटा डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा भारत में पैदा होगा तो वो भारतीय हो जाएगा क्या? तो फिर रहेगा तो वो आखिर में अंग्रेजी। अरे आगे ना, सीधी सी बात, कॉमन सेंस है भाई। बोलना क्या होता है, अकबर तो यहाँ के हिंदू राजा था, हुआ हुआ तो ठीक है बेटा, कल कल उठ के डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे क्या पैदा करा लेते हैं। फिर उसको बोले इंडिया का नागरिक बना दोगे क्या? तो जब उसको नहीं बनाओ तो उसको उसको क्यों बना दिया? तुम्हारे को ताऊजी लगते हैं क्या? जज हिम बाय व्हाट ही डिड इन द हिस्ट्री। चित्तौड़ में बहुत भयंकर उसने नरसंहार फैलाया था। तो माना प्रताप ऑफर आया। एक ही ऐसा किंगडम था माना प्रताप, मेवाड़, और हम जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, सिरोही। ये 2 किंगडम उसके अंडर में नहीं आए थे, वो कभी घुटने टेके ही नहीं इनके सामने। तो जब ऑफर 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 क्या दिया, अकबर ने बोला कि मैं तुझे है ना, जो मेरी आर्मी है ना, मेरी पूरी जो आर्मी है उसका मैं तुझे लीडर बनूंगा। और उसका लीडर बनना मतलब इट्स लाइक महीने का, आज के हिसाब से देखें तो महीने का 7-8 करोड़ रुपए इनकम, घर, ऐसो आराम तो अलग। आप किसी पर और अटैक करोगे तो वहां लूट मार करोगे, वो अलग। इट मीन्स कि एक तरफ तो उनके पास में वो जीवन था ना, जहाँ पे है ना सुख है, चैन है, आराम है, बैठे बैठे कुछ नहीं करना, बैठना है, सामने लोग नाचने वाले होंगे, पांव दबाने वाले होंगे, खाना पीना सब मिलेगा एकदम, जो खाना वो खाओ, तुमको कोई रोक टोक नहीं।
और एक तरफ कौन सी जिंदगी, जंगल में घूमो, पत्थर पे सो, क्योंकि अकबर ने एक समय सारा चित्तौड़ जीत लिया था, कुछ भाग ही बाकी रह गए थे, तब इनको जंगल में छुप छुप के रहना पड़ता था। एक तरफ वो जीवन, इस बंदे ने वो जीवन चूज किया, ये विदेश नहीं भागा। मैं वही कहता हूं ना, जब माँ पे ये जो आज के हीरो होते हैं ना, ये बड़े, ये कैसा, ये दे आर लाइक बटर, हल्की सी गर्म होने से पिघल जाते हैं, ये चट्टान, ज्वालामुखी जब तपाते हैं तब पिघलता, पिघलते तो घुटने नहीं टेकते, ऐसा ऐसा, समझे? इसलिए हीरो ये होने चाहिए, ये भट्ट भट्ट ठीक। अच्छा, उसके से कपड़े पहनो, कोई मना नहीं है। लिखो लिखो फटाफट लिखो। अरे बोलो यार फटाफट, मजा आया सुन के स्टोरी? ये लिख दिया? सास से फटाफट दो, सासू माँ की बुआ। ओए सबने सांस लिख दिया? ओए उसको देख के लिख देना, रीमा। सांस हो गया, सासू माँ हो गई, ठीक है। अब आता है बेटा आस। एक तेरी क्या क्या रूल आ रहे हैं नहीं? डबल थर्ड रूल नंबर थर्ड, ए आशा रूल। पहले फिर सांस, फिर असा, नाम जोड़े असा। तो ये असा फिर आएगा आस, क्या नाम नाम है। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो एक इसका मीनिंग समझो, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, समझ में आया मीनिंग? दो एंगल इक्वल होने चाहिए, कैसे? फटाफट देखो। अब मैं बेटा ट्रायंगल का नाम ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब इसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, ठीक है? अरे आके ना, अरे बेटा नाम तो इतने मालूम है ना, ठीक है? पर वो मैं हर बार नहीं करूँगा, बीच में ड्रॉप करूंगा हिंट, अभी तुमको मालूम है कि मैं कुछ और लिखूं, तुम पहले से ढूंढ लोगे, उसका असर अलग होता है। जब बीच में जब आता है तब उसका वो तुम्हारे माइंड में परमानेंट छप जाता है ऐसे। और जरूरी है बेटा, इनके बारे में जानना चाहिए, ये लोग ही अलग थे। देखो बेटा यहाँ पे 30 लिखना मत, 30 एक एंगल इक्वल, 70 एक, दो एंगल इक्वल, दो एंगल के बीच वाली साइड, हाँ क्या ना, ए एस ए, बीच वाली साइड। इधर देखो बेटा, अगर ये 3 यहाँ लिखा होता तो ये ए एस ए नहीं है, ये साइड अब इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, समझ गए? ये 3 यहाँ आना चाहिए, पहले इसको समझो अच्छे से। हाँ क्या ना, दो एंगल बीच वाली साइड। तो अब देखो 30 दो एंगल, और इनके बीच में 3, इनके बीच में भी 3, तो दो एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल बीच वाली, तो बोलोगे ए एस ए कॉन्ग्रुएंट। डन, फटाफट लिखो बेटा, जाने समझ गया? डॉक्टर बनते के ऑपरेशन देखा ना, पर देखा ओके, ले शौर्य, यहाँ पे एक्स तो वहां पे कौन? क्यू, 30 मैच, अरे हाँ के ना, ठीक है। डिंगली तो बता, यहाँ पे वाई तो वहां पे कौन? आर,
यहाँ खासियत ढूंढ भाई की खासियत क्या है कि वो थ्री के सामने, पी। हाँ थ्री सामने कौन, पी, ऐसे वो तो मेंटली करना पड़ेगा। तो कौन आ गया, पी बचा हुआ आर, डन हो गया। आज इतना ही, कल दो रूल पढ़ाऊंगा, फिर एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। मुझे होमवर्क में डाउट। होमवर्क 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 करेंगे। ले बेटा सामर्थ्य को सेव करके इसको मतलब पॉज करके सेव करना बेटा।